नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं, यानी कि उत्तराखंड की खबरों का वक्त हो चुका है। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। नैनीताल का शेरवुड स्कूल, जो अपने आप में काफी ज्यादा नामी स्कूल है, जाना माना स्कूल है, लेकिन इस वक्त ये विवादों को लेकर चर्चा में है। दरअसल पूर्व प्रिंसिपल समेत 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तल्लीताल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आगरा डायस और पीटर एम्यूनल की ओर से थाने में तहरीर दी गई थी। तो प्रिंसिपल को लेकर अमिताभ बच्चन के स्कूल शेरवुड में विवाद चल रहा है। तो असल में शेरवुड स्कूल में प्रिंसिपल पद को लेकर ये पूरा विवाद है और दो प्रिंसिपल आमने सामने आ गए हैं। आगरा डायस ने पूर्व प्रधानाचार्य अमनदीप संधू को हटाकर प्रधानाचार्य पीटर एम्यूनल को चार्ज दिया, तो विवाद बढ़ गया। जब पीटर एम्यूनल चार्ज लेने पहुंचे तो जो पुराने प्रिंसिपल हैं अमनदीप संधू, वो कॉलेज गेट से ही उनको भगाने में जुट गए, यानी कि वो अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि बड़ी अजीब सी स्थिति थी कि एक प्रिंसिपल पद में कोई शख्स है एक स्कूल के अंदर, वो भी इतना नामी स्कूल, वहां इस तरह की घटना हुई। इसके बाद आगरा डायस ने नए प्रधानाचार्य को हाईकोर्ट ने सुरक्षा दी। तो वहीं दल बल के साथ कॉलेज पहुंचे उससे पहले ही पुराने प्रधानाचार्य ने गेट में ताला जड़ दिया। हालांकि 4 घंटे बाद नए प्रधानाचार्य और उनकी टीम लौट गई और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की बात कही, लेकिन पूर्व प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि वो उनके खिलाफ षड्यंत्र है। लेकिन आरोप है कि वित्तीय अनियमितता उन्होंने की है और इसी के चलते अमनदीप संधू को पहले ही पद से हटा दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा स्कूल जो अब प्रिंसिपल को लेकर चर्चा में है। कर रहे हैं, अभी हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस साथ में हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए जो भी ड्यू डिलीजेंस है, जो भी लीगल वे है, जो तरीका है, वो अपनाया जाएगा उसको। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें आदेशित किया गया था, जो शेरवुड के नाम प्रिंसिपल हैं, नए प्रिंसिपल सर, इनके द्वारा शेरवुड में एंट्री करनी है, तो हमें उसके लिए प्रोटेक्शन देना था। तो आज हम लोग सारा फोर्स लेकर के यहाँ पर गेट पर आए थे इनको एंट्री करने के लिए शेरवुड में। तो यहाँ पर गेट पर ताला लगा हुआ है और गेट के पीछे जो इनके सारे एम्प्लॉय इकट्ठे हो गए हैं, इनके द्वारा प्रिंसिपल सर को जो है एंट्री करने नहीं दिया गया है। तो कुंभ का बड़ा आयोजन जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही सरकार की छवि से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार चाहती कि सफलतापूर्वक कोरोना काल में इसका आयोजन हो और इसको लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिस आयोजन पर देश दुनिया की नजर होगी, जिस आयोजन पर पीएम मोदी की नजर होगी, जिस आयोजन पर साधु संतों और करोड़ों हिंदुओं की नजर होगी, उस महाकुंभ के काम में कोई कमी न रह जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कुंभ का काम ऐसा हो कि भविष्य में उस पर कोई सवाल खड़ा ना हो। देखिए, आज कुंभ की जो बैठक हुई उसमें सभी विभागों को ये निर्देश दिए गए कि किसी भी विभाग पर यदि कोई उंगली उठती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी तरह का कोई इस प्रकार की शिकायत बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और सभी सचिवों को कहा कि आप वहां जाकर अपना जो विभागों का काम चल रहा, आप स्वयं जाकर उस काम को भी और बिल्कुल एकदम नीचे तक जाकर उस काम की समीक्षा करेंगे। कुंभ पर सबसे बड़ा खतरा कोरोना का मंडरा रहा है। ऐसे में भीड़ कितनी होगी और कुंभ का स्वरूप क्या होगा, ये फैसला फरवरी में होगा। लेकिन बावजूद इसके सरकार कोरोना से हर तरीके से कुंभ मेले को बचाना चाहती है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कोरोना की मॉनिटरिंग के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। सारे काम पूरे हो जाएंगे, ऐसा आज की समीक्षा बैठक में निकल कर आया। जो अधिकारी, चाहे वो हाईवे के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे वो इरिगेशन के हों, चाहे वो टेम्परेरी वर्क हो, चाहे वो परमानेंट हो, जनवरी लास्ट तक सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जनवरी में काम पूरे करके हरिद्वार को सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान के लिए तैयार कर दिया जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चलिए, तो अब बात करें, 22 में चुनाव होने हैं, तो ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हैं और जनता को ये बताना है कि अब तक का कार्यकाल कैसे रहा। तो आखिर मुख्यमंत्री की नजर में उनकी क्या बड़ी उपलब्धियां हैं और जिन पर उनको भरोसा है कि जनता एक बार फिर से उनको चुनेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में साल 2017 में बीजेपी को 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला और यही वजह रही कि साल 2007 के बाद राजनीतिक अस्थिरता झेलते राज्य को स्थिर सरकार मिली और इसी राजनीतिक स्थिरता को मुख्यमंत्री बड़ी उपलब्धि मानते हैं। दुर्गम से हर कोई सुगम की ओर भागना चाहता था, तो ट्रांसफर एक्ट ला करके हमने उसको
एक तरह से स्थिरता देने का काम किया है और न्याय देने का काम किया है उन कर्मचारियों को कि जो बेचारे पहुंच नहीं थी जिनकी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की नजर में सरकार की दूसरी बड़ी उपलब्धि ट्रांसफर एक्ट रही और जरूरतमंद कर्मचारियों को सही पोस्टिंग मिली। वहीं प्रदेश को हड़तालों से निजात देकर कर्मचारियों के मसले को बात से सुलझाना भी मुख्यमंत्री उपलब्धि मानते हैं। ट्रांसफर एक्ट हो, राजनीतिक स्थिरता हो और हड़तालों पर जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं इस राज्य को हड़ताली प्रदेश बनने से रोकूंगा, मैं कर्मचारियों से बातचीत करूंगा। भाई हड़ताल क्यों कर रहे हो, समाधान तो आखिर बातचीत से होना है। और इसलिए हमने रिकॉर्ड डीपीसी की है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन हमने उसकी मीटिंगें की हैं, प्रमोशन लोगों के किए हैं, हमने नए लोगों की भर्तियां की हैं। साल 2020 खत्म होने को है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में मार्च से शुरू हुई महामारी से उत्तराखंड को काफी हद तक बचाना सीएम इसे सरकार की बड़ी कामयाबी मानते हैं। कोविड काल में उत्तराखंड में हमने किसी को भी भूखे नहीं सोने दिया। हमने हर किसी के भोजन की चिंता करी, उनको राशन पहुंचाने का काम किया। जो हमारी माँ बहनें हैं उनके लिए हमने, जो आंगनबाड़ियों में जो हमारे हैं उनके लिए हमने बच्चों के लिए 2 दिन अंडा, 2 दिन दूध, 2 दिन फल, इन परिस्थितियों के बावजूद भी हमने उनके लिए ये व्यवस्थाएं की हैं। सत्ता में रहते हुए किसी भी सरकार के लिए जनता की उम्मीदें पूरी करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में 57 विधायकों की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के सामने जहां अगला साल चुनौतियों भरा है, तो वहीं बीता कार्यकाल ठोस उपलब्धियों भरा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब कोरोना अपडेट आपको देते हैं। तो कल एक बार फिर से हैरान करने वाले और चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए। 24 घंटे में 728 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। और अगर आप बीते 3 दिन का ही आंकड़ा देखें तो 2200 से ज्यादा केस सामने आ गए हैं और 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और इस वक्त एक्टिव केस की संख्या भी राज्य में बढ़कर 6200 के पार पहुंच गई है। अगर जिलेवार आपको बताएं तो देहरादून में 246, नैनीताल में 132 और हरिद्वार में 72 नए मामले सामने आए हैं। तो मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं, इससे और ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है अभी। और वहीं पौड़ी के पोखरा ब्लॉक में गांव में एक साथ 39 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव में हड़कंप है, लोग डरे हुए भी हैं। तो 86 लोगों के सैंपल दरअसल यहां लिए गए थे और इनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो सभी को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की भी सैंपलिंग कर रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है और अब देखा जा रहा है कि आखिर किस तरह से संक्रमण इतने लोगों में फैल गया, क्योंकि लापरवाही लोगों को लग रहा है कि अब कोरोना खत्म हुआ है, लेकिन एक साथ एक गांव में 39 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और वही राज्य मंत्री रेखा आर्या भी कोरोना पॉजिटिव आई हैं। उनके स्टाफ और घर के 7 लोगों में भी कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसमें 3 बच्चे, पति और रसोईया शामिल है। मंत्री के पीएस तुषार गर्ग भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। मंत्री समेत सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि किसी तरह के लक्षण उनमें नहीं थे, लेकिन वो सब संक्रमित आए। बात मौसम की, तो राज्य में मौसम बदल गया है और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां भारी बर्फबारी हो रही है। तो देहरादून के नजदीक जो पर्यटन स्थल है चक्राता, वहां खूब बर्फ गिरी है। लोखंडी, कोटी कनासर, बुधेर घाटी और देवबंद में बर्फबारी हुई है। तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फीली हवाएं चल रही है, तो मैदान में भी ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। और फिलहाल अब यहाँ पर बर्फबारी की वजह से पर्यटक भी आने शुरू हो गए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, चक्राता जो बहुत ही सुंदर एक जगह है और देहरादून से बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे में पर्यटकों के लिए भी बड़ा सुगम है यहाँ आना। तो इस वक्त बर्फबारी से ये इलाका कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। तो भारी बर्फबारी है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है।
वहीं उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में आधा फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी अभी भी जारी है और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। यमुना के शीतकालीन स्थल खरसाली में भी लगातार बर्फ गिर रही है, जिससे खरसाली की खूबसूरती कुछ और ही रंग में नजर आ रही है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य है खरसाली का, जहां पर लगातार भारी बर्फबारी हो रही है और हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और टिहरी के धनौल्टी में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिसमें सुरकंडा, आलू फार्म, बुराशखंडा में स्नोफॉल हुआ है और तापमान यहां भी काफी गिर गया है और ये लगातार सिलसिला जारी है। तो पहाड़ियां और सड़कें सब कुछ बर्फ से ही ढके नजर आ रहे हैं। ये टिहरी के धनौल्टी की तस्वीरें हैं, जहां खूब बर्फबारी हुई है और नजारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और वहीं चमोली के निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं ऊपरी इलाकों की बात करें तो खूब बर्फ गिर रही है, यहां भी ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली, बेदिनी, बुकिया समेत जो भी ऊंचाई वाले इलाके हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। तो ये जो मौसम है ये भी सैलानी के लिए उतना ही ज्यादा आकर्षक और रोमांचक है, तो इसलिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और खास तौर पर अगर हम औली की बात करें तो जो स्लोप है वहां पर्यटक आनंद लेने पहुंचते, तो देखिए जरा कितना खूबसूरत ये नजारा है। ये तस्वीरें हैं जहां बर्फ की वजह से सब कुछ सफेद सफेद धवल धवल नजर आ रहा है। और वहीं पिथौरागढ़ के भी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां भी खूब बर्फ गिरी है। धारचूला, मुंशियारी में दिन भर बर्फ गिरती रही। वहीं निचले इलाकों में बारिश हुई, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा यहां भी अचानक से बढ़ गई है। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये मुंशियारी की है। तो वाकई में मुंशियारी अपने आप में ही अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और बर्फबारी की वजह से यहाँ का मौसम और सुहाना होता है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं जिनको रोजमर्रा के अपने काम करने, उनके लिए मुसीबत जरूर है, पर इन सब के बीच पर्यटकों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। चलिए और अब बात करेंगे देहरादून में कल हुई आईएमए की पासिंग आउट परेड की। तो इस परेड के बाद देश को 325 नए सैन्य अधिकारी मिले, जिन्होंने देश सेवा की शपथ ली। इस बार आईएमए में वतनदीप सिंह सिद्धू को अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो आंध्र प्रदेश के मांझी गिरधर को गोल्ड मेडल मिला है, निदेश सिंह यादव को सिल्वर मेडल और शिखर तापा को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं विदेशी कैडेट्स की अगर बात करें, तनवीर दोरजी को सिल्वर मेडल, कैसीनो कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी इस बार पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि रहे। तो भारत को 325 नए सेना अधिकारी मिले हैं, जबकि जो हमारे मित्र देश हैं, क्योंकि उनके कैडेट्स को भी हम यहाँ ट्रेन करते हैं, तो 9 मित्र देशों के 70 कैडेट भी अधिकारी बनकर पास आउट हुए हैं। तो इन कैडेट्स में 50 उत्तर प्रदेश के थे जो अधिकारी बने, वहीं उत्तराखंड के 24 कैडेट थे जो अधिकारी बने हैं। वहीं विदेशों की बात करें तो अफगानिस्तान के 41, जबकि भूटान के 17 कैडेट कल अधिकारी बनकर यहां से निकले हैं। COVID pandemic in March, so this is the second course which has passed out from our pre-commissioned training academies. So it is, I am very happy that they have been able to conduct all the events, and the parents also have come for this passing out parade. For the last one, they could not come. तो वाकई में हर एक जो कैडेट है उसकी अपनी अपनी कहानी है, उनके माता पिता के अपने अपने सपने हैं जिनको वो साकार कर रहे हैं। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हिमाचल के मंडी के रहने वाले टेक चंद पिछले 29 साल से जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेन करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका भी सपना था कि कभी वो अपने बेटे को भी इस तरह अधिकारी बनता देखे। तो पिछले 4 साल में उन्होंने बेटे को ही इंस्ट्रक्टर के तौर पर ट्रेन किया। उनके बेटे लकी ने उनका सपना पूरा किया। तो ये मौका वाकई में उनको भावुक करने वाला था। परेड में आज एक ऐसे शख्स से हम आपको मिला रहे हैं जिनके पिता ही उनके इंस्ट्रक्टर रहे हैं, लकी कुमार, जो कि अब सेना में अधिकारी बन चुके हैं। फादर ने ही आपको इंस्ट्रक्ट किया आईएमए में ही, और आज फादर ने ही आपको जो है मेडल पहनाया। कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैम। मेरे पिताजी आर्मी में लगभग 20 से 25 साल से यही ट्रेनिंग देते आए हैं। उनके लिए भी एक सपने था कि मैं भी कभी आर्मी में ऑफिसर बनूं। तो आज वो सपना मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का पूरा हुआ है, तो मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैम। बेटा और जो हस्बैंड है वो दोनों ही आर्मी में, देश सेवा में, और भाई भी, वो भी देश सेवा में ही लगे हुए हैं। तो पूरा परिवार जो है वो देश सेवा में चला गया आपका? हाँ जी, पूरा परिवार है। क्या कहना चाहेंगी आज मुझे को वर्दी में देख के? क्या मुझे बहुत खुशी की बात है। मेरे दोनों बेटे, एक अफसर है, एक दूसरी फौज में है, और मेरा हस्बैंड जो है वो
सुविधाएं। इमोशनल थोड़ा सा हो गए हैं सर, लेकिन आपके लिए भी आज ये बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है जब अपने ही बेटे को आपने इंडियन आर्मी में लगभग 25 बार ये पासिंग आउट कराई है। लगभग 7,500 से ऊपर मैंने ऑफिसर का परेड देखा, ऑफिसर की परेड कराई और पासिंग आउट करवाया। तो आज मेरे लिए ये दिन शायद मेरे खुशी से आंसू भी आ रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स के लिए जो उन्होंने मेरे को गाइडलाइन दी वही मैंने अपने बच्चों को आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और मैं इस इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने हमें फादर एक एनसीओ, मैं एक जेसीओ और मेरा बेटा एक अफसर की लाइन पे पहुंचा। तो मैं इस इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमेशा से सपना रहा होगा बेटे को भी अधिकारी बनते हुए देखना, क्योंकि आपने इतने लोगों को इंस्ट्रक्ट किया। बिल्कुल, मैं 99 कारगिल ऑपरेशन के बाद तुरंत ओटीए में एज ए इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग हुआ था। तब मेरे बच्चे दोनों छोटे थे। तो तब से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि क्या ये दिन मैं भी देख पाऊँ। तो आज मेरे लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, पूरे परिवार को। जब बेटा पिता सभी जो है देश की सेवा में इस जज्बे के साथ रहते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है वो एक वाकई में सुरक्षित हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो जब भी आईएमए में पासिंग आउट परेड होती है, जोश के साथ साथ कुछ ऐसे ही भावुक पलों का मिश्रण भी देखने को मिलता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। तुर्की से है, जहां पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई। इसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ऑटो पार्क करने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ था। हालांकि काफी देर हंगामे के बाद समझौता हो गया और तहरीर किसी ने नहीं दी है, तो इसलिए पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। उधर हरिद्वार में भी एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें युवक की सरेआम पिटाई की जा रही है। हरिद्वार में बीच सड़क पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देखिए, बेखौफ आरोपी एक युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लात घूंसों से हमला कर रहे हैं। इस बीच एक आरोपी पत्थर से वार करता दिखाई दे रहा है। जिसका वीडियो मौके पर खड़े एक युवक ने बना लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में अब तक किसी तरह की कार्रवाई की खबर नहीं है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।